Hey guys, this is Robin from Manual Chemistry. I hope you all are going good. So, welcome back to the seventh lecture of the course on backbone of inorganic chemistry. तो देखिए आपके सामने जो है स्लाइड पे एक सिंपल रिएक्शन दिख रहा होगा। आई होप आप सारे स्टूडेंट इसको आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। इस रिएक्शन का नेम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एक NaOH बेस दिख रहा है जो रिएक्ट कर रहा है HCl एसिड से और फाइनली हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में जो सॉल्ट है उसको थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं। इस सॉल्ट जो है NaCl, इसका जो कैटाइनिक पार्ट क्या हो जाता है Na प्लस और एनाइनिक पार्ट Cl नेगेटिव हो जाता है। अब ये जो कैटाइन है Na प्लस, ये बेसिकली ओरिजिन आया कहाँ से? तो ये NaOH से आया। ठीक है, क्लियर है। NaOH अपने आप में क्या है? बेस। तो Na प्लस जो है इस सॉल्ट का, यानी इस सॉल्ट का कैटाइनिक पार्ट जो है वो एक बेस से ओरिजिन हुआ। इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं कि Cl नेगेटिव, इसका एनाइनिक पार्ट जो है वो एक HCl एसिड से आ रहा है, तो इसका ओरिजिन एक एसिड से हो गया। और यही कारण मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि रेडिकल्स के दो टाइप्स होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स। तो आई होप अब आप बहुत अच्छे से ये क्लियर हो पाए होंगे कि जो नेगेटिव आयंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिडिक रेडिकल्स, और जो पॉजिटिव आयंस होता है उसे हम लोग बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। क्योंकि सारा गेम जो है इसके ओरिजिन पे डिपेंड करता है। ये Na प्लस जो है ये बेस से कनेक्शन रख रहा है, इसीलिए बेसिक रेडिकल्स में हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे और एसिड जो है ये नेगेटिव चार्ज से जो है ये कनेक्शन है इसका। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इस बेसिस पे अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भी फैक्ट्स फिगर्स हैं एसिड रेडिकल्स के रिगार्डिंग, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे बेसिक रेडिकल्स पे। तो आप इस बेसिस पे आप बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हो कि कौन कौन एग्जाम्पल जो है एसिडिक रेडिकल्स के हो सकते हैं। जैसे Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, SO2 नेगेटिव हो गया, यहाँ पे कार्बोनेट का भी हो जाएगा। तो जितने भी नेगेटिवली आयंस है सब क्या हो जाएंगे? सब के सब एसिड रेडिकल्स हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस के अंदर जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अभी हम लोग उसके अंदर जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस को जब हम लोग पढ़ते पढ़ते अभी फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं एसिडिक रेडिकल्स पे। तो इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या आप भी इससे सेटिस्फाई हैं या नहीं, एग्री करते हैं या नहीं? आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। क्या हम लोग पूरे सॉल्ट एनालिसिस को ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का जो है डेटा इंटरप्रिटेशन है? मतलब लैब में गए, हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें बहुत सारे रिजल्ट भी देखने को मिले, सबका जो है एक डेटा हम लोगों ने तैयार किया और उसी डेटा को हम लोग पढ़ते हैं सॉल्ट एनालिसिस में। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हमारे सामने बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स आ जाते हैं एज इट इज़। यहाँ पे हमारा लॉजिक नहीं काम कर सकता है, क्योंकि लैब में हम लोगों ने जिस भी कोई किसी का भी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है जैसा आ रहा है वही हमें करना पड़ेगा। जिसका जो कलर है वही वही हमें याद ही रखना पड़ेगा। उसमें कुछ भी लॉजिक काम नहीं कर सकता है कि इसका कलर क्यों ऐसा है। ये क्यों वाला ज़्यादा क्वेश्चन जो हम लोग ऑर्गेनिक में पूछ सकते हैं, इनऑर्गेनिक में जो है इसका जो है थोड़ा सा आपको कम करना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल के बजाय जो है आपको थोड़ा सा फैक्ट्स और फिगर्स को भी याद रखना पड़ता है। इनऑर्गेनिक में भी लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम होते हैं। तो यहाँ पे जहाँ भी मुझे लग गया कि कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है तो मैं वहाँ पे लॉजिक के थ्रू जाऊँगा। लेकिन ये सब में जो है बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर्स हैं, एज इट इज़ ध्यान में रखना है। इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुछ ना कुछ ट्रिक बनाऊँगा और आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, ताकि आप उस ट्रिक को भी ध्यान में रख के लंबे समय तक वो फैक्ट्स और फिगर्स को याद रख सकते हैं। तो इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि ये तो पूरा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिजल्ट ही है सॉल्ट एनालिसिस बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग एसिडिक रेडिकल्स में जो है सबसे पहले इसका टेस्टिंग करेंगे। इस टेस्टिंग के रिगार्डिंग जो हम लोग पहले ये तो जान लें कि आखिर एसिडिक रेडिकल्स का जो है क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स में होता है। तो वो कौन कौन पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला जो है एसिडिक रेडिकल्स में हो जाता है वीक ग्रुप, जिसे हम लोग ग्रुप फर्स्ट कहते हैं। कभी भी ग्रुप फर्स्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स दिखे तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि अच्छा, उसमें जो भी ग्रुप आएंगे इंक्लूड होंगे वो सब के सब जो है क्या होंगे? वीक होंगे। सेकेंड ग्रुप में जो है बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं। और जनरल ग्रुप जो है उसके लिए हम लोग कौन सा ग्रुप डिसाइड करते हैं, वो ग्रुप थर्ड हो जाता है। तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन चलता है। तो आज के लेसन में जो है हम लोग जानेंगे कि आखिर एसिडिक रेडिकल्स में भी कौन से रेडिकल को जो हम लोग वीक ग्रुप में रखते हैं, एक ट्रिक के थ्रू। लेकिन उससे पहले हम लोग एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम क्या है, ग्रुप रिएजेंट, उसको समझते हैं। देखिए हमारे सामने एसिडिक रेडिकल्स है, अब वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, वो वीक ग्रुप से है, स्ट्रॉन्ग या फिर जनरल ग्रुप से। तो उसके लिए जो है हमें हर एक ग्रुप का जो है एक रिएजेंट दिया गया, ताकि उस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे।
और जिस भी रिएजेंट के साथ जो है वो पर्टिकुलर ग्रुप का जो मैचिंग हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि अच्छा ये उस ग्रुप का है। सपोज कीजिए अगर हम लोग डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और कोई अननोन जो है हमारे सामने एसिडिक रेडिकल्स है बीकर में प्रेजेंट, तो उससे रिएक्शन कराते हैं। अब मान लीजिए उसका पॉजिटिव आ गया रिजल्ट, तो उससे ये कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये जो है ना बीकर में एसिडिक रेडिकल्स, ये स्ट्रॉन्ग या फिर जनरल ग्रुप का नहीं, ये वीक ग्रुप का है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वीक ग्रुप के लिए जो है हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वो HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूटेड फॉर्म होता है। तो इसीलिए वीक ग्रुप के लिए जो रिएजेंट यूज होता है वो ये हो जाता है। स्ट्रॉन्ग ग्रुप के लिए जो है यही डाइल्यूट से क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो वहां पे अगर सपोज कीजिए बीकर में क्या है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल्स है, ग्रुप सेकंड आप बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। तो अब जैसे ही अगर डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो इसका टेस्ट जो है नहीं आता है पॉजिटिव, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा अच्छा ये ग्रुप फर्स्ट का तो नहीं है। तो ये कॉन्ग डालते हैं ये पॉजिटिव दे देगा, तो इससे और अच्छे से और हमें ये क्लैरिफाई कर पाएंगे कि ये जो रेडिकल्स डाला हुआ है ये वीक ग्रुप का नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग ग्रुप का है। अब देखिए इस ट्रिक के थ्रू जो है हम लोग जान जाएंगे कि आखिर ग्रुप फर्स्ट में जो है एसिडिक रेडिकल्स का वो कौन कौन आयंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिक है। एक ट्रिक क्या है कि भाई SST काम नहीं आती। अब एक जो है फ्रेंड जो है अपने दूसरे फ्रेंड को कह रहा है भाई आज के डेट में जो है सिर्फ SST पढ़ना ही इनफ नहीं होता है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो SST में क्या आता है, आपका हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, ज्योग्राफी आता है। तो वैसे मैं ये ट्रिक को बताने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ आप सारे स्टूडेंट्स को कि सारे सब्जेक्ट जो हैं अपने आप में इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन नॉर्मली बच्चों में ट्रेंड क्या होता है कि यार हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है, तो उस अकॉर्डिंग जो है एक दोस्त दूसरे दोस्त को कह रहा है कि भाई तो आप तुमको क्या लग रहा है SST से ही काम चलने वाला, नहीं तुम्हें मैथ साइंस भी बहुत अच्छा करना होगा। तो वही कह रहा है इस तरीके से भाई SST काम नहीं आती, बस यही स्टेटमेंट और कुछ नहीं है। अब यही भाई SST काम नहीं आती, इसी के थ्रू जो है आपको ग्रुप फर्स्ट का जो है सारा का सारा जो एसिडिक रेडिकल्स जो है वो याद हो जाएगा। भाई जो है अब थोड़ा सा ये ट्रिक दे दिया गया, इसको डिकोड करते हैं और अपने काम का चीज़ को जो यहाँ पे निकालते हैं। तो भाई में B है सबसे पहले, तो B से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, B से हो जाएगा बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है HCO3 और इस पे हो जाता है -1 चार्ज। अब SST है तो S है, S है और T है, इस तरीके से हम लोग लिख लिया। तो पहला S का मतलब क्या हो जाता है, सल्फाइड। बड़े ध्यान से देखना है, तो सल्फाइड का क्या फॉर्मूला हो जाता है SO3 और यहाँ पे हो जाता है -2 चार्ज। अब एक और S का मतलब क्या हो जाता है, सल्फाइड। अब सल्फाइड का क्या फॉर्मूला हो जाता है S2 -2 चार्ज हो जाता है। अब T का मतलब क्या हो जाता है, थायोसल्फेट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं थायोसल्फेट। अब थायोसल्फेट का क्या फॉर्मूला हो जाता है H2O3 और इस पे भी हो जाता है -2 चार्ज। अब C का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए भाई SST काम, काम मतलब बेसिकली C का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो C हो गया, तो काम मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया कार्बोनेट। कार्बोनेट तो बहुत फेमस है, आप लोग क्लास 10 से ही पढ़ रहे होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। तो यहाँ कार्बोनेट भी बेसिकली ग्रुप फर्स्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स में ही आता है। अब हो गया नहीं, नहीं का मतलब क्या हो गया, N। N से यहाँ पे हम लोग कैसे डिकोड कर पाएंगे, N से हो जाएगा नाइट्राइट। नाइट्राइट का फॉर्मूला हो जाएगा Na2 और इस पे हो जाएगा -1 चार्ज। आती, आती मतलब क्या हो जाता है, इसको अगर इस हिंदी को इंग्लिश के टर्म में लिखेंगे तो ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ए का मतलब हो जाएगा एसीटेट, यहाँ पे एसीटेट आयन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एसीटेट को कैसे लिख सकते हैं, CH3COO नेगेटिव। तो ये जो आप देख पा रहे हो पहला जो हमारे सामने बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्राइट, एसीटेट, यही जो हमारे सामने आप गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 जो हैं हमारे ग्रुप फर्स्ट में एसिडिक रेडिकल्स होते हैं। अब इसी को आप क्या करना, यही याद होना बहुत जरूरी है। तो बस आपको ये सेंटेंस पता रहा भाई SST काम नहीं आती, तो आपको सारा का सारा आप डिकोड करके यहीं से निकाल लोगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सॉल्ट एनालिसिस के ये सब जो खास करके जो ट्रिक वाले चैप्टर हैं उसको आपको क्या करना है, 1-2 बार सुन लेना है। ये लेक्चर को 1-2 बार सुन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिक आपके माइंड में बैठ जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, ये ट्रिक अच्छा लग रहा है, तो आप इस ट्रिक को नोट डाउन भी करते जाओ, क्योंकि नोट डाउन करोगे, बार बार देखोगे तो ये सारे फैक्ट्स जो लंबे समय तक याद रहेंगे। सिर्फ ये स्टेटमेंट से जो है आपको सातों का सातों ग्रुप फर्स्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन जो है ग्रुप सेकंड में एसिडिक रेडिकल्स आते हैं, और उसके बाद फिर फर्दर मूव ऑन करेंगे ग्रुप थर्ड ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। तो आई होप आपको इस लेसन में किसी भी तरीके का डाउट नहीं हो रहा होगा। अगर डाउट हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को बिना शर्माए, बिना डरे, बेहिचक पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस लेक्चर का इस पोर्शन में जो है
वो डाउट आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। सो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे इस लेसन को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में इस चैनल को शेयर कर दीजिए। सो गाइस